Welcome back students once again at my channel Kanak Classes. Today we will discuss a topic of class 9 physics which is power. Students, it is usually said that a machine is more powerful than a man. भाई अक्सर यही ना कहा जाता है कि जो मशीनें होती हैं वो मैन से पर्सन से ज़्यादा पावरफुल होती हैं. दिस मीन्स ए मशीन कैन डू मोर वर्क देन ए मैन. इसका मतलब तो यही निकलता है कि भाई मशीन किसी पर्सन से ज़्यादा काम कर सकती है. तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो ज़्यादा काम कर सकता है उसकी पावर भी ज़्यादा होगी. ए मशीन कैन डू द सेम वर्क इन ए लेसर टाइम देन ए मैन. कोई काम अगर करना रहे, मान लीजिए किसी तालाब की खुदाई चल रही है और उसमें सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं. वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक खुदाई करेंगे तब जाकर हमारा एक पॉन्ड तैयार होगा, एक तालाब तैयार होगा. और कोई मशीन को ला दिया जाए तो वो 2-4 घंटे में ही एक तालाब तैयार कर सकती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीनें हैं वो हम इंसानों से ज़्यादा काम कर पा रही हैं. Thus power depends not only on the work done but also the time taken to do it. यानी कि जो पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, वह केवल इस बात पे ही डिपेंड नहीं करती है कि वह कितना काम कर लिया, कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम कर लिया, इस बात पर पावर डिपेंड करता है. ठीक है, जो जितना तेजी से जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी पावर उतना अधिक होगी. इसीलिए मैंने ये मशीनों वाला एग्जांपल आपको दिया. तो इस आधार पर अगर पावर को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफिनीशन निकलती है? पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. टाइम रेट का मतलब हुआ ना कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम किए. जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा काम करेगी कोई मशीन, उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा. तो वही कह रहा है कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क और द टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों वर्ड यूज किया? भाई वर्क हम करते हैं तो कैसे वर्क कंप्लीट होता है? जब हम किसी चीज़ में वर्क लगाते हैं, अरे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, किसी चीज़ पर अपना एनर्जी खर्च करते हैं, तभी तो वह काम होता है. आप जानते भी हैं एनर्जी का फुल फॉर्म क्या, एनर्जी की डिफिनीशन क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगा और जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी जितने कम समय में. ये याद रखना है. हमें केवल ये नहीं कहना है कि पावर का मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा कोई काम कर ले तो उसकी पावर उतनी अधिक होगी ना. हमें ये भी याद रखना है कि जितने कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा उस ऑब्जेक्ट, उस मशीन, उस पर्सन की पावर उतनी ही अधिक होगी. तो इस आधार पर पावर का फार्मूला जो हमारे सामने है, P इज इक्वल टू W/T यानी वर्क अपॉन टाइम. और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है. आपको मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी कि जिनमें उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ता है. जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से हमको मतलब होता है. जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का पावर कितना है, अभी आगे समझाता हूँ क्योंकि अभी यूनिट आपको नहीं बताया हूँ इसलिए नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पावर के बारे में और कुछ. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. यह डिफिनीशन है पावर की. इफ W इज द वर्क डन इन टाइम T, अगर स्मॉल टाइम T में W वर्क किया गया हो तो पावर कितना होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. जितना वर्क किया गया और जितना टाइम लिया गया दोनों को डिवाइड कर दें
तो हमें पता चल जाएगा कि उसका पावर कितना है। तो फार्मूला बना P इज इक्वल टू W अपन T। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट होती है वाट, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और यूनिट होती है, ये देखिए, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो एक यूनिट और बन गई पावर की, जूल पर सेकेंड, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। अब वाट इसकी एसआई यूनिट है, तो जैसे अब इसमें 1 वाट की भी डिफिनीशन जान लेते हैं हम लोग। 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में काम कर रहा है, कोई बंदा, कोई पर्सन 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट, ठीक। तो अगर कभी कभी आ जाता है डिफिनीशन निकलने के लिए, राइट द डिफिनीशन ऑफ 1 वाट, तो आप सीधे यही फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू W अपन T। और हम लिखेंगे कि इफ एनी पर्सन इज वर्किंग 1 जूल, डूइंग वर्क इन 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन द पावर विल बी 1 वाट। इट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 वाट, ठीक। 1 वाट, अब वाट और देखिए 2 यूनिट है, एक वाट हो गया, एक जूल पर सेकेंड हो गया। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है यहाँ पे बताया गया है। 1 किलोवाट, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है, दोनों इक्वल हैं। और इसकी बड़ी यूनिट्स देखिए, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। इसी को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड भी। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ये -1 ज़्यादा ऊपर है, यहाँ सेकेंड के ऊपर रहेगा ये। तो आप देख रहे हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए। तो ये तो यूनिट हुई पावर की। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए आगे बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि द वर्क डन बाय ए पर्सन और ए मशीन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन या मशीन जब वर्क कर रही है तो अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसके काम करने का जो रेट है, जो काम कर रहा है, वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज ए पर्सन इज क्लाइंबिंग द स्टेयर ऑफ ए हाई बिल्डिंग। किसी ऊंची बिल्डिंग के स्टेयर पर कोई पर्सन चढ़ रहा है, ठीक है, जा रहा है ऊपर की तरफ। व्हेन ही बिगिंस टू क्लाइंब, जब उसने स्टार्ट किया स्टेयर्स पर चलना, ही मे क्लाइंब मेनी स्टेयर्स इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ी देर में कई स्टेयर्स वो चढ़ गया। आफ्टर सम टाइम ही गेट्स टायर्ड, सो ही क्लाइंब्स ओनली फ्यू स्टेयर्स इन ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में, अपने स्कूल के कैंपस में कहीं भी गए हैं अगर, और वहाँ पर लिफ्ट वगैरह नहीं लगी है, तो आपको स्टेयर चढ़ के जाना पड़ता है। तो जब हम शुरुआत करते हैं स्टेयर चढ़ना, तो बहुत तेज़ी से चढ़ते चले जाते हैं। बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा स्टेयर्स को मतलब वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारी एनर्जी खर्च होती जाती है और अब हम थकान महसूस करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम ज़्यादा समय में थोड़ी स्टेयर को ही कवर कर पाते हैं। तो यानी कि हमारा जो पावर है, इट वेरीज विद टाइम। दिस शोज दैट द पावर ऑफ द पर्सन वेरीज विद टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी क्षमता, हमारी पावर वेरी करती रहती है। Hence, his average power is calculated when he is on the top of the building। जब वह बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है तो नीचे से टॉप तक पहुंचने में उसके पावर देख रहे हैं कम ज़्यादा हो रही। शुरू में ज़्यादा थी उसकी पावर, ज़्यादा स्टेयर्स को कवर कर रहा था कम समय में, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गया उसकी पावर कम होती गई, वह ज़्यादा टाइम लेता रहा
और कम ही स्टेयर को कवर कर पाया, तो उसकी पावर वैरी कर रही है ना। तो हर जगह एक जैसी तो उसकी पावर बनी नहीं रही। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एवरेज पावर उसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एवरेज हम इसी तरह ना निकालते हैं, तो उसकी एवरेज पावर हम निकालेंगे, तब जाकर हमको सही पावर का पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने कितना पावर यूज किया टॉप तक पहुंचने में। तो ये देखिए डिफिनीशन ऑफ एवरेज पावर। एवरेज पावर ऑफ एन एजेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। जितना वर्क किया उसने वो टोटल अपॉन टोटल जितना टाइम लिया वो, उससे जब डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज पावर किसी भी चीज की मिल जाएगी। यह फार्मूला इसलिए यहाँ रहने दिया हूँ ताकि आपको याद रहे कि पावर की एक यूनिट जूल पर सेकेंड भी होती है और दूसरी यूनिट वाट होती है। पावर का एक और फार्मूला यहाँ पे बनेगा। एक फार्मूला तो हम जानते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, W/T, और जानते हैं हम कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, देखिए टोटल वर्क डन का मतलब एनर्जी सप्लाइड, जितने ज़्यादा एनर्जी आप लगाएंगे काम उतनी तेजी से होता जाएगा। तो इस टोटल वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड अपॉन टोटल टाइम। तो यह भी एक फार्मूला होता है P = E/T। तो आपको इन दोनों फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। P = W/T और P = E/T, दोनों का यूनिट यही है, जूल पर सेकेंड। तो पावर की यूनिट के बारे में अभी मैंने पीछे बताया, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। हम जानते हैं फार्मूला होता है P = W/T, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि मैंने पावर और एवरेज पावर दोनों चीज क्यों बताया। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी मशीन या कोई भी पर्सन वर्क करता है तो समय के साथ, टाइम के साथ उसकी पावर वैरी करती रहती है, उसके काम करने की क्षमता वैरी करती रहती है। अगर वह एनर्जेटिक है, खाना खाकर रेडी है भाई एकदम एनर्जी से फुल, तो स्टार्टिंग में वो बहुत तेजी से काम करना शुरू करेगा कोई पर्सन, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे उसकी एनर्जी खर्च होती जाएगी तो वह काम धीरे करने लगेगा, किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय लगाएगा, यानी उसकी पावर वैरी कर गई। पहले उसके पास ज़्यादा पावर थी और फिर समय के साथ धीरे धीरे उसकी पावर घटती जा रही है। तो ये हर समय एक ही जैसी उसकी पावर नहीं रही, इसी वजह से हमें एवरेज पावर निकालना पड़ता है। अब रही बात मशीनों की, तो मशीनों के केस में भी ये होता है कि समय के साथ जैसे जैसे मशीनें पुरानी होती जाती हैं, उनके काम करने की क्षमता, उनकी पावर धीरे 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 रिड्यूस होती जाती है। तो उस केस में भी हम अगर उसकी पावर निकालेंगे तो भाई एक महीने तक उसका काम देखेंगे, आज इतना वर्क किया, आज इतना वर्क किया, आज इतना वर्क किया, और टोटल टाइम भी काउंट करेंगे। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम करके उसकी पावर हम निकालेंगे, तब हमें उसका एवरेज पावर ही पता चलेगा उस समय भी। तो यूनिट आप समझ ही गए, पावर की यूनिट होती है, यहाँ देखिए वैल्यू भी रख दिया है 1 जूल 1 सेकेंड, यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड, और यहाँ से 1 वाट का डिफिनीशन भी बन जा रहा है। पावर ऑफ ए मशीन और एन एजेंट इज 1 वाट इफ इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। अगर कोई मशीन या कोई पर्सन 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट। तो ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। लेकिन यहाँ पर एक और यूनिट है जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? द पावर ऑफ ए मशीन like engine of a scooter or a car or a bus is usually expressed in horse power HP। आप अगर कभी बाइक पापा के साथ गए होंगे लेने
या कोई और बड़ी व्हीकल या कोई बड़ी मशीन, खेती से संबंधित या अदर चीज़ों से रिलेटेड, तो आप जब जाएंगे या कोई बड़ा मोटर लेने गए होंगे तो वहाँ पर जाने पर आजकल समरसेबल नोटिस कर रहे होंगे, आजकल समरसेबल लगभग सभी के घरों में है। तो जब ये समरसेबल की मशीन लेने जाते हैं तो दुकानदार से जब पूछा जाता है तो वह बताता है कि ये समरसेबल 1 हॉर्स पावर का है, ये 2 हॉर्स पावर का है, ये 3 हॉर्स पावर का है। तो पूछा जाता है कि भाई क्या ये हॉर्स पावर क्या है, तो इसका मतलब ये कि 1 हॉर्स पावर वाला थोड़ा कम पावर का है, 2 हॉर्स पावर वाला ज़्यादा ऊंचाई तक वाटर को चढ़ा देगा, ज़्यादा वर्क कर सकता है, उसकी पावर ज़्यादा है, 3 हॉर्स पावर वाले की पावर और ज़्यादा है। तो हॉर्स पावर क्या हुआ कि इस तरह जो मशीनें यूज होती हैं ना, मशीनें, उनकी पावर को बताने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसको कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है, HP। सो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। आपको याद होना चाहिए कि हॉर्स पावर वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि ये पावर की यूनिट है। और हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन है ये भी जान लें। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो कई न्यूमेरिकल्स आप गलत कर जाएंगे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और कभी कभी आपको इंसल्ट भी होगी अगर आपके किसी गार्जियन ने, जो ये जान रहा है कि ये 9th में है और इसे जो है फिजिक्स पढ़ रहा है ये बच्चा, और आपसे पूछ लिया उन्होंने कि हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन होता है, तो आपको आना चाहिए वहाँ पर आप बता सके। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पावर की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। कुछ बिगर यूनिट्स हैं पावर की, इसे देख लेते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड भी। और इसे देखिए पावर के फॉर्म में भी लिखकर दिखा दिया गया है, जितने जीरो रहते हैं 10 के पावर उतना कर देते हैं। 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट का मतलब हो गया देखिए 10 लाख वाट, 10 लाख वाट। अब 6 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। 1 गीगावाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू, तो इसे भी पावर के फॉर्म में लिख दिया 10 टू पावर 9 वाट। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 वाट। तो ये बिगर यूनिट्स हैं, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर टेस्ट वगैरह में, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसीलिए इसका हेडिंग यही है, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पावर P इज इक्वल टू W/T होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस W की जगह हम F इंटू एस लिख दे रहे हैं। P इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन T। F को हमने अलग किया और S/T को एक साथ कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस S/T की जगह अब हम V लिख देंगे। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू F इंटू V। Thus power of an agent is also defined as the product of force applied and the velocity of the body। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ से एक नया फार्मूला हमको पावर का मिल गया। एक तो मिला P इज इक्वल टू W/T, एक मिला P इज इक्वल टू E/T, एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम टेकन, और एक मिल गया P इज इक्वल टू F इंटू V। तो ये आपको याद रखना है।
बाकी इसको भी माइंड में रखिए, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, इसी पर बेस्ड। देखिए सारे फार्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है। ए मशीन डज 1920 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड। तो वर्क भी हमें दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। व्हाट इज द पावर ऑफ मशीन, मैंने बताया है आप लोगों को हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो वर्क W इज इक्वल टू 1920 जूल और टाइम कितना लिया इसने 240 सेकेंड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुटअप करने पर ये आया 8 जूल पर सेकेंड या फिर 8 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सीधे फार्मूला बेस्ड था, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ए 150 kg कार इंजन डेवलप्स 500 वाट फॉर ईच केजी। ईच केजी अब लिख रहा है, हर किलो के लिए 500 वाट जो है पावर लग रही है। और कार कितने, इंजन कितने का है 150, 1 केजी के लिए इतना पावर, तो 150 के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब एक्चुअल पावर मिलेगा। What force does it exert in moving the car at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए पावर के लिए हमको 150 इंटू 500 करेंगे तब पावर पता चला। वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मूला हमको पता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में फोर्स पूछ रहा है व्हाट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, P इज इक्वल टू एम इंटू वी है, तो इसे रीअरेंज कर ले, F इज इक्वल टू P अपॉन V। वैल्यू पुटअप कर दिए, V से डिवाइड कर दिए, हमारा आ गया 3.75 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। तो इस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एन एथलीट वेइंग 60 kg रन्स अप ए स्टेयर केस हैविंग 10 स्टेप ईच ऑफ 0.5 मीटर इन 30 सेकेंड। स्टेयर पर रन कर रहा है, ठीक है, और उसका वेट है 60 kg, सॉरी मास है 60 kg। तो मास हमने लिख लिया है m इज इक्वल टू 60 kg। 10 स्टेप गया है और हर स्टेप की ऊंचाई भी दे दिया है 0.5। तो h जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 10 इंटू 0.5 यानी 5 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने 30 सेकेंड। सही। कैलकुलेट हिज पावर, जी की वैल्यू आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए क्या क्या मिला आपको, पावर कैलकुलेट करना है तो हम दो फार्मूले जानते हैं, 3 फार्मूले, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी और P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो यहां देखिए W वर्क डन तो दिया नहीं है कुछ, एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्टेयर पे जा रहा है यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वही देखिए फार्मूला यूज किया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। वैल्यू पुटअप किए 3000 जूल आ गया एनर्जी। फार्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। वैल्यू पुटअप कर दिए, आया 100 वाट। इतने पावर लग रहा है उसको इतनी ऊंचाई तक जाने में। तो देख रहे हैं आप, हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने शो करने की कोशिश किया है ताकि आप अगर इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है आपके सामने तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ा पावर का, प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ा, अब कॉमर्शियल यूनिट की बात है। ठीक है, यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा बच्चों कि ये यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छे हैं,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस तक ये वीडियो पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज आसानी से मिलते रहें। अब यहाँ देखिए कमर्शियल यूनिट का भी मतलब हम लोग को समझ लेना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिक लैम्प्स, हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। वी नो इट, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट। बिना इलेक्ट्रिसिटी के उन्हें हम ऑपरेट नहीं कर सकते। The Department of Electricity sells the electric energy to the consumers in units called kilowatt hour। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको हम खरीदते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको यूनिट्स में यह इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। तो जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वह जिस यूनिट में हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी बेचती है, सेल करती है, उसी यूनिट को कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या हो गई? किलोवाट आवर, या इसे सिंपली यूनिट भी कह सकते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। जैसे अगर समझाने के लिए बता रहा हूं, इफ आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल शोज, मीटर जो घर के बाहर लिखा लगा है, इफ इट शोज दैट वी हैव टू पे फॉर 10 यूनिट्स, 10 यूनिट के लिए उसमें शो कर रहा है कि हमें पे करना होगा, देन इट मीन्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑफ आवर हाउस हैव कंज्यूम्ड 10 किलोवाट आवर। भाई हर दिन, इसका मतलब कि हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वह 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। तो यह जो 10 यूनिट या 10 किलोवाट आवर है, जो ये यूनिट यूज किया जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। और अब प्रश्न उठता है कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। अगर हमारे घर में कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जिसकी पावर 1 किलोवाट है, तो वह अगर लगातार 1 घंटे तक चलता रहे तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी, उसी को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है। या फिर कई अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं आपके घर में, और सब की पावर मिलाकर 1 किलोवाट हो रही है, तो अगर उसे 1 आवर के लिए ऑपरेट करा दिया जाए सारे के सारे अप्लायंसेज को, तो वो सब मिलकर जितना एनर्जी खर्च करेंगे उसी को कहेंगे 1 किलोवाट आवर। जैसे अब तो हीटर का कम यूज हो रहा है, लेकिन पहले लोगों के घरों में हीटर हुआ करते थे, तो आज भी हैं कई लोगों के घरों में हीटर यूज होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो हीटर होते हैं उनकी पावर होती है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, इस तरह से उनकी पावर होती है। तो अगर किसी हीटर को 1 आवर के लिए आप ऑपरेट करा दीजिए, तो उतने देर में वो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करेगा उसी को 1 किलोवाट आवर कहेंगे हम। A kilowatt hour is the amount of electric energy used by 1000 watt electric appliances like heater when it operates for 1 hour। एक और बात, किलोवाट आवर की एक और पुरानी यूनिट थी जिसको हम कहते थे BOT। ठीक है, या कहीं कहीं BTU भी सुनने को मिलता है। तो उसका फुल फॉर्म था बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यह भी यूनिट देखने को मिलती है। पहले इस यूनिट का यूज होता था इलेक्ट्रिसिटी को बेचने के लिए, तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक,
यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए शो किया गया है 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच। आपको पता है जूल किसकी यूनिट है? जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी की भी यूनिट है, वर्क की भी यूनिट है। अब देखिए सुनने में कितना सिंपल लग रहा है कि वर्क की यूनिट जूल है, एनर्जी की यूनिट जूल है, और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आप जान लीजिए। बड़े बड़े इंटरव्यूज में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई लोगों को ये यूनिट्स याद नहीं रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज कर लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1000 वाट इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें और इसे इस तरह पावर के फॉर्म में कर लें तो ये यहाँ पे देखिए माइनस मिस्टेकली लगा हुआ है, ये माइनस नहीं रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी खर्च होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। The electrical energy used during a month is expressed in units। देखिए ठीक है, here 1 unit means 1 किलोवाट आवर। दोनों यूनिट है, यूनिट्स भी कहते हैं और किलोवाट आवर भी कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी यूनिट यूज हुई है तो आप समझ जाएंगे कि वो कॉमर्शियल यूनिट है पावर की। ओके, वही रिलेशन यहाँ पर फिर से और इजी लैंग्वेज में शो किया गया है। यहाँ पे देखिए 60 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड किए 3.6 इंटू 10⁶ जूल आया। ओके, थैंक यू। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा चलिए पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल इफ ए टोस्टर ऑफ 60 वाट का कोई टोस्टर मशीन है इज यूज्ड फॉर 30 मिनट। तो देखिए पावर दे दिया 60 वाट और टाइम भी दे दिया 30 मिनट के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 60 वाट दिया है और टाइम मिनट में दे दिया, तो इसको भी सेकंड में हमको बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू E/T होता है और एनर्जी पूछ रहा है कितनी खर्च हुई, तो इसे रीअरेंज कर लिए E इज इक्वल टू P इंटू T। पावर हो गया 60 वाट इंटू टाइम है 30 मिनट, तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 इंटू 60 आ जाएगा आंसर कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। 4 इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑफ पावर 500 वाट ईच आर स्विच्ड ऑन इन ए बिल्डिंग। भाई एक बिल्डिंग में 500 वाट के 4 हीटर ऑपरेट हो रहे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाई दीज हीटर्स। 10 आवर्स तक अगर इन हीटर्स को चलाया जाए तो कितनी एनर्जी वो खर्च करेगा, किलोवाट आवर में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो पावर निकाल लेते हैं। टोटल पावर कितना हुआ, 4 हीटर्स हैं तो 4 इंटू 500 यानी 2000 वाट, और टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स। अब वाट आवर में ही निकालना है हमको, तो वाट को किलोवाट में चेंज कर दें और आवर में टाइम दिया ही है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो देखिए वहाँ वाट था इसलिए सेकेंड में बदले थे, यहाँ पे वाट है लेकिन इसको किलोवाट में हम अगर बदल लें, ठीक है, चाहते तो हम यहाँ 2 वाट कर सकते थे, 2 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो 2000 वाट का मतलब हो गया 2 किलोवाट। तो वही काम यहाँ पे इसने किया है, देखिए 20 किलोवाट आवर आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ अप्रैल इफ 4 बल्ब्स ऑफ 40 वाट फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे के लिए 40 वाट के 4 बल्ब जलते हैं उस घर में। 4 ट्यूबलाइट जलते हैं 60 वाट के 5 आवर के लिए। एक टीवी रन करता है 100 वाट का 6 आवर्स के लिए।
एक वॉशिंग मशीन है 400 वाट की, 3 आवर्स तक यूज होता है हर दिन। तो अप्रैल महीने में उसका कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो हमें बताना है, और 1 यूनिट का रेट भी दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये निकाला जाए कि भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड और कंज्यूम्ड पर डे बाई 4 बल्ब। तो 4 बल्ब, एक बल्ब है 40 वाट का, 40 वाट का इंटू 4, और टाइम कितना लिया 5 आवर्स। तो देखिए इसे चेंज कर दिए, 8 कितना आया 800 वाट आवर आ गया ये लाइट से। उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी में कर दिया ट्यूबलाइट्स का भी, 60 वाट के 4 बल्ब हैं तो 60 इंटू 4 इंटू 5 1200 वाट। और टीवी द्वारा कंज्यूम एनर्जी निकाल लीजिए, तो पावर हो गया 100 इंटू टाइम हो गया 6। एक ही टीवी है तो यहाँ 100 वाट ही रहेगा, 600 वाट। और वॉशिंग मशीन भी एक ही है 400 वाट का, तो 400 इंटू 3, वॉशिंग मशीन का 400 इंटू 3 यानी 1200 वाट आवर। अब देख लिया जाए कि टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च हुई, सब ऐड कर लिया जाए। 800 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 1200, टोटल आया 3800 वाट आवर। अब इसे किलो वाट आवर में चेंज कर लें तो 1000 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 3.8 किलो वाट आवर या 3.8 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का रेट दिया हुआ है 1.80। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये पर डे का इतना एनर्जी खर्च हो रहा है हर दिन, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, तो 30 इंटू पर डे का जो खर्च है वो जोड़ दिए, 30 इंटू 3.8 यानी 114 यूनिट्स। इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई एक महीने में, और 1 यूनिट का रेट दिया है। तो कास्ट ऑफ 1 यूनिट दिया है 1.80, तो कास्ट ऑफ 114 यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया हमारा 205.20, यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। तो कुछ लोग देखकर सोच रहे होंगे कि भाई इतना कम आ रहा है तब तो खूब जम के बिजली उड़ाओ। तो बेटे ये एग्जाम्पल में पर यूनिट का रेट दिया है 1.80, इस समय 7 रुपये मान के चलिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो 7 रुपये पर यूनिट, और खुद के भी घर में रहते हैं तो उसे 6 रुपये मान के चलिए। तो अब उतने से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो कितना रुपया आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत संभाल के खर्च की जाती है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में, एग्जाम में। आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, अलग अलग देखिए निकाला है हमने, और फिर बाद में ऐड किया टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक, उसके बाद तब फिर मल्टीप्लाई कर दिए पर यूनिट चार्ज से। तो उम्मीद है आप लोगों को अब न्यूमेरिकल भी लगाने आ गया होगा और पावर भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।